हेलो गाइस, वेलकम टू चला गाइस। यहाँ पे हम प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं ICAR का, जो हम यहाँ पे इसकी सीरीज चला रहे थे। तो इसमें हम आज एक बार फिर से साइंस के प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो यहाँ पर आज कुछ लेवल के क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि 10th क्लास की NCERT साइंस के प्रश्न हैं। तो बहुत सारे हमने करा दिए थे पिछली वीडियो में, जाकर नहीं देख लीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, पहला प्रश्न यहाँ पे कहता है कि जब जिब्रेलिंग है वो क्या है। तो जिब्रेलिंग क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप सभी को पता है, ये एक आपका हार्मोन्स होता है। ठीक है, तो ये इसका आपका राइट आंसर हो गया। प्रश्न संख्या यहाँ पर अगला देख लेंगे गाइस। देखिए, बहुत सारे प्रैक्टिस हमने करा रखे हैं, तो उनको जाकर देखना बिल्कुल ना भूलें। तो गाइस, अगला प्रश्न हमारा हो जाएगी कि हार्मोन जो है वो कहाँ से स्रावित होते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा, जो हार्मोन होते हैं वो रिलीज होते हैं आपके अंतःस्रावी ग्लैंड से, यानी कि इसको इंडोक्राइन ग्लैंड भी कहा जाता है इंग्लिश में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगले प्रश्नों की बात करें तो कहा गया कि गाइटर व घेंघा रोग जो है वो किसके कारण पनपता है। ठीक है, गाइटर और घेंघा रोग जो है उसका जो मेन रीजन होता है वो होता है बेसिकली आयोडीन की कमी से। ठीक है, आयोडीन की कमी से यह रोग हो जाता है, जो बहुत ही खतरनाक होता है लोगों में। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहा गया कि मानव शरीर में पाए जाने वाली जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो कौन सी होती हैं। ठीक है, तो मानव शरीर में जो ज्ञानेंद्रियां पाई जाती हैं, सभी को पता होगा कि आपकी नाक, जीवा, कान, ये तीनों के तीनों आपके राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो गया आपका उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या अगला देखिए, तो कहा गया कि मस्तिष्क से निकलने वाली तंत्रिका ए कहलाती है। ठीक है, तो मस्तिष्क से यहाँ पर जो तंत्रिका ए होती है वो क्या कहलाती है, आप याद रखेंगे। तो इसको कहा जाता है यहाँ पे कपाल तंत्रिका। ठीक है, कपाल तंत्रिका जो होती है वो मस्तिष्क से निकलती है। प्रश्न संख्या अगला देखिए, अगले में कहा गया कि थायरॉक्सिन का जो है रिलीज कहाँ से होता है। थायरॉक्सिन जो आपका जो हार्मोन होता है वो कहाँ से रिलीज होता है बेसिकली, तो यह रिलीज होता है थायराइड। अब देखिए, यहाँ पे कहते हैं कि बहुत सारे लोगों को थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है। तो थायराइड की प्रॉब्लम में बेसिकली उनका क्या होता है, वजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। कुछ लोगों का वजन बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, तो उसमें क्या होता है, थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है उनको। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहा गया कि मानव में डायलिसिस थैली होता है। डायलिसिस जो है वह यहाँ पे जो डायलिसिस पैकेट की बात करते हैं तो वो कौन सा होती है, तो वो हो जाते हैं नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स जो होते हैं वो आपके इसके लिए जो है अवेलेबल होते हैं, यानी कि इसको डायलिसिस थैली के लिए नाम से भी जानते हैं। प्रश्न संख्या अगला देखिए, तो कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन, यानी कि जो आपका प्लांट हार्मोन है। ठीक है, तो प्लांट हार्मोन निम्न में से कौन सा हो जाएगा। तो अब देखिए, आपको ऑप्शन में दिया है जिब्रेलिन, ऑक्सिन और एब्सिसिस। ठीक है, तो उपयुक्त तो सभी ये तीनों के तीनों क्या होते हैं, ये आपके प्लांट हार्मोन के श्रेणी में आते हैं। बाकी जो आपके ह्यूमन ग्लैंड जो स्रावित करती हैं उसको यहाँ पे ह्यूमन हार्मोन कहते हैं, तो वो बहुत सारे होते हैं, अभी आपको पता चल जाएगा। प्रश्न संख्या अगला देखिए, तो कहा गया कि छुई मुई की पत्ती की गति कैसी होती है। अभी देखिए, आपने सुना होगा एक छुई मुई का पेड़ होता है। ठीक है, जिसकी पत्तियों को छूने पर वो क्या करती हैं, वो मुरझा जाती हैं। ठीक है, तो उसमें क्या चीज़ होती है, उसमें कौन सी प्रोसेस होती है जिसके कारण वो हो जाती हैं, तो उसको हिंदी में कहते हैं कंपा नुकुंचन। ठीक है, कंपा नुकुंचन इसको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो कहा गया कि भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। अब भोजन जो डाइजेस्ट होता है इसमें कौन सी प्रक्रिया का यूज होता है, यानी कि साइंस के टर्म में उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसको कहा जाता है उपचयन। ठीक है, उपचयन जो प्रक्रिया होती है इसको भोजन पकने की प्रक्रिया के नाम से भी जानते हैं। प्रश्न संख्या अगला देखिए, कहा गया कि कौन सा पादक जो पादप है नियंत्रण फल बेचने वाला द्वारा प्रयोग किया जाता है। अब जो है एक यहाँ पे हार्मोन है। ठीक है, तो वो जो फल बेचते हैं वो लोग इसका प्रयोग करते हैं बेसिकली, किस लिए, क्योंकि फलों को पकाने के लिए। तो क्या होता है, इथाइलिन जो हार्मोन्स होता है वो फलों को पकाने के काम में आता है, याद रखेंगे। प्रश्न संख्या अगला है, कहता है वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान कराती है क्या कहलाती है। अब उद्दीपन की पहचान कराती है तो वह श्रृंखला क्या कहलाती है, तो याद रखेंगे वह आपकी संरचना जो होगी वो हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, वो आपका हो जाएगा ग्राही। ग्राही इसका राइट आंसर है। चलिए प्रश्न संख्या अगला देखिए, अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, तो कहा गया कि कौन सा हार्मोन रुधिर में, यानी कि जो ब्लड में शर्करा को नियंत्रित करता है, यानी कि जो ब्लड है उसमें शुगर लेवल को मेंटेन करता है, कौन सा हार्मोन्स होता है, तो याद रखेंगे वो कौन सा हो जाता है, इंसुलिन। इंसुलिन क्या होता है, ये आपका इसके द्वारा प्रयोग किया जाता है। देखिए, जैसे बहुत सारे लोगों को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो जाती है। अब डायबिटीज़ में क्या होता है, जब बहुत ही ज़्यादा बड़े लेवल पे प्रॉब्लम होती है तो उनको इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है। वो एक लास्ट का वो जो होता है उसका साधन होता है कि उनके जो ब्लड में की शुगर लेवल उसको मेंटेन किया जा सके। प्रश्न संख्या अगला है कि अब यहाँ पे देखिए, पत्तियों का मुरझाना निम्न में से किसके प्रभाव से होता है। जो पत्तियां मुरझा जाती हैं तो उसका कौन सा प्रभाव होता है, यानी कि कौन से हार्मोन के कारण यहाँ पर ये होता है, तो ये होता है एब्सिकिस। ठीक है, तो याद रखेंगे एब्सिकिस जो है इसके कारण पत्तियां मुरझा जाती हैं।
प्रश्न संख्या अगला देखिए, कहा गया यहाँ पर कि मानव मस्तिष्क के किस भाग को बड़ा मस्तिष्क कहा जाता है, यानी कि जो आपका मानव जो ह्यूमन ब्रेन है उसका जो सबसे बड़ा पार्ट होता है वो कौन सा होता है। ठीक है, तो वो आपका हो जाएगा यहाँ पर देखिए, तो ये होगा आपका यहाँ पर अग्र मस्तिष्क, जो आगे का जो भाग होता है वो आपका क्या होता है, सबसे बड़ा पार्ट होता है आपका ह्यूमन ब्रेन का। प्रश्न अगला अगला देखिए, तो कहा गया कि कौन सी एक ऐसी ग्लैंड है जो आपकी इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों है, यानी कि अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों कौन सी ग्लैंड है। तो वो आप सभी को पता होना चाहिए, बहुत ही पूछा जाता है। तो ये होता है पेंक्रियाज, यानी कि अग्न्याशय। अग्न्याशय जो ग्लैंड है ना, ये आपकी दोनों तरीके की ग्लैंड है, याद रखेंगे। प्रश्न संख्या अगला देखिए, तो कहा गया कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि, यानी कि जो कौन सी इंडोक्राइन जो आपके ग्लैंड है वो वक्र के दोनों ओर, यानी कि जो आपका किडनी है उसके दोनों तरफ पाई जाती है, तो वह कौन सी होती है, वह होती है एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्लैंड से प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा, जरूर याद रखेंगे। प्रश्न संख्या अगला हो जाएगा कि जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेगी अंग कौन सा, तो जो जीव होते हैं, ठीक है, उसमें जो ध्वनि होती है यानी कि जो साउंड कैच करने की जो पावर होती है वो क्या होती है, तो वो होती है यहाँ पे श्रवण ग्राही। ठीक, इसको कहा जाता है श्रवण ग्राही। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, अगले में कहा गया यहाँ पर कि शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्लैंड, जो अब सबसे बड़ी जो एंडोक्राइन ग्लैंड है उसका नाम क्या हो जाएगा, तो वो आपकी हो जाएगी यहाँ पर थायराइड ग्लैंड। ठीक है, थायराइड ग्लैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो गाइज अगले प्रश्न में नज़र डालिए, तो यहाँ पे लेते हैं पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड। अब पीरियोडिक टेबल भी बहुत आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चलिए इसमें से प्रश्नों को देख लेते हैं। तो गाइज देखिए, सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे कहता है कि आवर्त सारणी जो आपकी पीरियोडिक टेबल है ना, उसमें जो प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं वो कौन से, यानी कि जो पहला जो हमारा ग्रुप रहेगा उसके सदस्य कैसे रहेंगे, वो रहेंगे हमके जो है क्षारीय धातु होते हैं, यानी कि बेसिक मेटल्स होते हैं, याद रखेंगे बेसिक मेटल्स होते हैं। प्रश्न संख्या अगला देखिए, तो कहा गया कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं बेसिकली। ठीक है, कितने पीरियोडिक टेबल में कितने पीरियडों की बात करते हैं हम, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें टोटल जो पीरियड रहते हैं वो 7 रहते हैं। ठीक है, 7 पीरियड हैं आपके पीरियोडिक टेबल में। प्रश्न संख्या अगला है कि मेंडलीव आवर्त सारणी में कुल कितने वर्ग हैं। अब यहाँ पे पूछा गया है कि जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल थी उसमें टोटल वर्ग कितने हैं, तो उसमें टोटल कितने ग्रुप हैं, वो आपके हो जाएंगे 9। ठीक है, याद रखेंगे 9 यहाँ पे वर्ग हो जाएंगे। प्रश्न संख्या अगला है कि आवर्त सारणी में शून्य समूह का जो तत्व कौन सा है, यानी कि जो आपका जो शून्य समूह जीरो ग्रुप का जो पहला तत्व है ना वो कौन सा हो जाएगा, इनमें से बेसिकली पूछा गया है, तो वह कौन सा हो जाएगा जीरो ग्रुप का, वो हो जाए आपका हीलियम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा कि यहाँ पे देखिए कहता है कि मीथेन के कितने सहसंयोजन बंधन होते हैं। ठीक है, मीथेन की अगर बात कर लेते हैं तो कितने सहसंयोजन होते हैं, तो वो आपके टोटल हो जाएंगे 4। ठीक है, मीथेन के कितने होते हैं, 4 हो जाते हैं, क्योंकि मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है CH4 होता है। ठीक है, तो इसी की बात कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देख लीजिए, तो कहा गया यहाँ पर कि आधुनिक आवर्त श्रेणी में कितने वर्ग और आवृत्त हैं, तो टोटल यहाँ पे आधुनिक कितने हैं, जो आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसमें, तो अभी हमने आपको बताया कि 18 हैं, 18 वर्ग आपके, 9 आवृत्त हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा आपका कि आवर्त श्रेणी समूह में कितने आवृत्त और कितने समूह, ये तो रिपीटेड हो गया। अगला प्रश्न देखिए, तो अब इसमें कहा गया कि आधुनिक जो आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ना, जो आधुनिक आवर्त सारणी है, इसमें आपका किस बेसिस पे इनको आप वर्गीकृत किया गया, यानी कि कौन सा आधार माना गया है इनको सही से करने के लिए, तो हो जाएगा एटॉमिक नंबर, यानी कि जो आपकी पीरियोडिक टेबल है वो आपके एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है, याद रखेंगे। चलिए एटॉमिक नंबर पे बेस्ड हो जाएगी। प्रश्न संख्या अगला देखिए, अमोनिया के अणु और नाइट्रोजन में हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या का अनुपात बताइए। जो अमोनिया है ना उसके जो आपके अणु हैं और यहाँ पे जो हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या है वो उसका रेशियो कितना हो जाएगा गाइस, वो आपका हो जाएगा यहाँ पे 1:3। ठीक है, क्या हो जाएगा 1:3 आपका राइट आंसर है। प्रश्न संख्या अगला देखिए, तो कहा गया कि जो आपकी आधुनिक आवर्त श्रेणी है उसका आधार क्या है, तो अभी हमने आपको बताया कि एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है, यानी कि परमाणु संख्या पे बेस्ड है। प्रश्न संख्या अगला है, तो कहा गया कि आवर्त सारणी में 36 कतारों को क्या कहा जाता है। ठीक है, 36 का मतलब क्या होता है, जो आपकी इस तरीके से होती हैं जो हॉरिजॉन्टल होती हैं उनको क्या कहते हैं, तो हॉरिजॉन्टल श्रेणी को क्या कहा जाएगा, वो कहा जाएगा यहाँ पे आवर्त, यानी कि इनको ही तो पीरियड कहा जाएगा। चलिए तो दोस्तों यहाँ पे अगला प्रश्न पूछा गया है कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है आज तक इसमें कितने एलिमेंट फाइंड किए जा चुके हैं। ठीक है, तो कितने एलिमेंट हैं इसमें, टोटल हो जाएंगे 114। 114 एलिमेंट्स को अभी तक यहाँ पे फाउंड किया गया है, ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग डाटा है।
प्रश्न संख्या अगला है यहाँ पर कि मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल थी, ठीक है, मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल थी उसका आधार क्या था, यानी कि वो उसको किस बेसिस पे बनाया गया था, तो वह बनाया गया था यहाँ पर आपका परमाणु द्रव्यमान यानी कि एटॉमिक मास के आधार पर उन्होंने इसको कैटेगराइज किया था, जो मेंडलीव की थी, याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है कि यहाँ पर ओजोन के एक जो आपके अणु है उसमें ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। अब ओजोन क्या होता है, यहाँ पे देखिए O3 इसका फार्मूला होता है, तो इसके जो मॉलिक्यूल हो जाएंगे कितने हो जाते हैं, वो आपके हो जाते हैं 3, ठीक है, तो 3 मॉलिक्यूल होते हैं इसके। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला आपका देख लेंगे। तो अगले में कहा गया है कि आवर्त सारणी में कितने आवर्तन क्षैतिज पंक्तियां हैं, तो ये तो हमने अभी भी किया ही था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले में कहा गया कि जो हीलियम है ना वो कैसा एलिमेंट है, ठीक है, जो आपका हीलियम है वो कैसा एलिमेंट है, तो ये देखिए बहुत ही आसान था, ये हो जाएगा आपका अक्रिय यानी कि इनएक्टिव है, ठीक है, तो इनएक्टिव है हीलियम, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखें। तो गाइस इसका जो अगला चैप्टर हो जाएगा वहाँ पर उसमें हो जाएगा कि जीव जनन कैसे करते हैं, ठीक है, तो चलिए इसके प्रश्न देख लेते हैं। मैं इंग्लिश में आपको समझाने का प्रयास जरूर करूंगा। तो यहाँ पे कहता है कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। जो अलैंगिक का मतलब क्या होता है, ये आपका हो जाएगा यहाँ पे आसेक्सुअल, ठीक है, आसेक्सुअल जो है वो यहाँ पे बोला गया है कि जो इसका मुकुलन का बडिंग होता है, ठीक है, आसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है बडिंग के द्वारा किस में होता है, ठीक है, तो ये पूछा गया है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर ईस्ट में, यानी कि ईस्ट जो होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं बडिंग प्रोसेस के द्वारा। प्रश्न संख्या अगला देखिए। अगले में कहा गया कि यहाँ पे कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन कैसे होता है, ठीक है, यहाँ पे पूछा गया है जो आपकी बेसिकली फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उसमें आपका जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो किसके द्वारा होता है, वो होता है यहाँ पे फ्लावर्स के द्वारा, यानी कि इसमें जो होता है फूलों के द्वारा होता है, ठीक है, आइए आप समझ रहे होंगे आप। तो क्वेश्चन नंबर अगला है कि मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। बेसिकली यहाँ पे पूछा गया जो आपका ह्यूमन फीमेल होते हैं उसमें एक रिप्रोडक्शन पार्ट नहीं है, ठीक है, तो वो कौन सा हो जाएगा, एक तो आपका जो अंडाशय होता है ये तो आपका जो है फीमेल का पार्ट होता है, गर्भाशय भी है और डिम्ब वाहिनी, लेकिन यहाँ पे जो शुक्रवाहिका है, ठीक है, तो ये जो है आपका एक मेल का पार्ट होता है, ठीक है, ये मेल का पार्ट होता है, इसीलिए इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। इसीलिए पूछा रिप्रोडक्शन सिस्टम में क्या इसमें से शामिल नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। तो कहा गया यहाँ पे कि ब्रायोफिल्म अपने जिस भाग द्वारा जनन करता है, तो जो ब्रायोफिल्म होता है उसमें से एक जो पार्ट होता है उसके द्वारा रिप्रोडक्शन होता है, तो वो कौन सा होता है, रिप्रोडक्शन किसके द्वारा उसमें होता है, तो वो होता है आपका पत्ती के द्वारा, ठीक है, आपने देखा होगा आपने एग्जाम्पल एनसीईआरटी में कि पत्तियों के द्वारा, अब जैसे मान लीजिए आपके मनी प्लांट होता है, ठीक, मनी प्लांट क्या होता है वो पत्तियों के द्वारा भी यहाँ पर वो क्या हो जाता है, उग जाता है, ठीक है, तो इसी तरीके से ये ब्रायोफिल्म होता है जिसमें पत्तियों के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है इसका। प्रश्न संख्या अगला है कि जो ईस्ट होते हैं वो किस तरीके से यहाँ पर रिप्रोडक्शन करते हैं, तो अभी हमने बताया था ये होता है आपका यहाँ पे बडिंग के द्वारा, मुकुलन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा यहाँ पर आपका कि जो आपका नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को क्या कहते हैं, यानी कि जो आपका फीमेल और जो मेल जो हो जाते हैं इसको क्या कहा जाता है, तो इसको कहते हैं यहाँ पे बौनापन, ठीक है, बौनापन इसको कहा जाता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। यहाँ पे कहा गया कि निम्नलिखित में से एक लिंगी पादप का उदाहरण है, यहाँ पे आसेक्सुअल प्लांट कौन सा हो जाएगा, ठीक है, ये ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, वो आपका हो जाएगा पपीता। पपीता जो होता है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा एक लिंगी पादप का। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। अगले में कहा गया यहाँ पे द्विविखंडन द्वारा जनन होता है, ठीक है, यहाँ पे देखिए द्विविखंडन द्वारा जनन किस में होता है बेसिकली, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये अमीबा होता है, ठीक है, अमीबा जो होता है उसमें द्विविखंडन होता है, ठीक है। अब अमीबा होता है कैसे, मान लीजिए ये इस तरीके से अमीबा होता है, किसी भी शेप और साइज का हो सकता है, तो ये आपका ऐसे मान लीजिए यहाँ पर है, तो ये आप क्या करते हैं डिवाइड होता है, धीरे धीरे ये आपका डिवाइड हो जाता है, कैसे ऐसे डिवाइड हो जाता है, ठीक है, ये इधर हो जाता है, ये इधर, तो दो यहाँ पे ए बी से डिवाइड होता है, तो इस तरीके डिवाइड हो जाता है। प्रश्न संख्या अगला देखिए। तो कहा गया यहाँ पे उभयलिंगी पुष्प का उदाहरण कौन सा है, ठीक है, उभयलिंगी पुष्प का जो इसमें उदाहरण हो जाएगा वो आपके यहाँ पे हो जाएंगे सरसों और गुड़हल। ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है, ठीक है, सरसों और गुड़हल जो है वो आपका उभयलिंगी का उदाहरण है। प्रश्न संख्या अगला देखिए। तो कहा गया यहाँ पर फिर से यह प्रश्न है कि मुकुलन द्वारा प्रजनन जो बडिंग के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है ये आपका होता है ईस्ट में, ठीक है, तो चलिए देख लीजिए आप किसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या अगला देखिए। अगले में कहा गया कि जो फूलों में नर प्रजनन होता है, बेसिकली यहाँ पे जो फूलों में जो मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम जो पार्ट होता है रिप्रोडक्शन पार्ट वह कौन सा होता है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा पुंकेसर हो जाएगा, ठीक है, आई थिंक स्टिग्मा इसको बोलते हैं। प्रश्न संख्या अगला हो जाएगा यहाँ पर कि द्विखंडन होता है, द्विखंडन जो है वह किस चीज़ में होता है, तो अभी हमने आपको बताया था किस में होता है, ये आपका अमीबा में होता है, ठीक है, अमीबा इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगला देखिए। तो इसमें कहा गया कि ये तो फिर से रिपीट हो रहा है,
लेकिन इसका ऑप्शन दूसरा है, ठीक है। चलिए, मुकुलन द्वारा जनन होता है, यानी कि जिसमें भी बोला गया कि जो आपका बडिंग होता है इसके द्वारा किस में एक में इसका रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो हाइड्रा होता है इसमें आपका मुकुलन द्वारा जनन होता है। अब हाइड्रा होता कैसा है, कुछ इस टाइप का होता है हाइड्रा, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके का होता है कुछ बेसिकली। तो इसमें जो यहाँ से होता है ना, यहाँ से इसका जनन स्टार्ट होता है, ये रिप्रोडक्शन इसमें से स्टार्ट हो जाता है। तो ये अलग हो जाते हैं कुछ दिन बाद। प्रश्न संख्या अगला देखिए, तो कहा गया कि मानव में किस प्रकार का जन्म पाया जाता है। जो मानव होता है, जो ह्यूमन है, वो किस प्रकार का यहाँ पे जन्म पाते हैं, तो वो तो सभी को पता है, ये लैंगिक होता है, यानी कि ये बाइसेक्सुअल होते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा यहाँ पर कि निम्न में से किस जीव में बहुविखंडन होता है। अब बहुविखंडन का मतलब है जो हम मल्टीपल, ठीक है। तो वो क्या होता है यहाँ पर, अमीबा इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगला देखिए, तो कहा गया कि यहाँ पे ब्रायोफिल्म के कौन से भाग में कायिक परिवर्धन होता है, ठीक है। बायोफिल्म में जो कायिक परिवर्धन होता है वो कहाँ हो जाएगा, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इसको बोलते हैं। तो ये हो जाएगा यहाँ पर पत्तियों में, पत्तियों से यहाँ पे इसका जो रिप्रोडक्शन होना स्टार्ट हो जाता है, इसीलिए ब्रायोफिल्म ने आपको बताया था अभी। प्रश्न संख्या अगला हो जाएगा कि मानव मादा में निषेचन होता है, ठीक है। तो मानव जो मादा होती है ना, उसके अंदर जो निषेचन होता है वो कहाँ पर होता है, यानी कि जो गर्भाशय का जो आपका मतलब निषेचन बेसिकली होता है, जहाँ पे फर्टिलाइज होता है वो कहाँ पे होता है, वो आपका होता है फ्लोपियन ट्यूब में, ठीक है। फ्लोपियम नलिका हिंदी में कहते हैं, फ्लोपियन ट्यूब इसको इंग्लिश में कहते हैं, याद रखेंगे। प्रश्न संख्या अगला हो जाएगा यहाँ पे कि द्विलिंगी पुष्प कौन सा होता है, ठीक है। तो द्विलिंगी पुष्प कौन सा होता है, तो बहुत ही आसान है, ये आपका होता है गुलाब, ठीक है। हर जगह आपको देखने को मिलता है, गुलाब जो होता है वो द्विलिंगी पुष्प है। प्रश्न संख्या अगला देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पे बहुत अच्छा ये प्रश्न है। तो इसमें बोला गया कि नर एवं मादा युग्मक युग्मन द्वारा बनी कोशिका कहलाती है, ठीक है। नर और मादा युग्मन के अंदर जो कोशिका बन जाती है उसको क्या कहते हैं, उसको युग्मज कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे दोनों को फर्टिलाइज होने के बाद जो यहाँ पे सेल बनती है उसको हम युग्मनज के नाम से जानते हैं। तो गए यहाँ पे चलिए अगला देख लेते हैं। तो इसमें अब कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेंगे जो आपको जीन से रिलेटेड रहेंगे, यानी कि इसका जो चैप्टर का नाम है वो आनुवंशिकता एवं जैव विकास हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कहा गया कि जो द ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज नामक पुस्तक का लेखक कौन है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पुस्तक है जिसको लिखा था डार्विन ने, ठीक है। याद रखेंगे, डार्विन के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया था, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। क्वेश्चन नंबर अगला है कि मनुष्यों में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। जो ह्यूमन है उसमें टोटल क्रोमोसोम की संख्या कितने होती है, ये पेयर्स में होते हैं बेसिकली। तो ये क्या हो जाएगा, 26 हो जाएंगे। ये 26 माफ कीजिए 23 है, ये 23 पेयर्स में पाए जाते हैं। अगर टोटल बात करते हैं तो टोटल अगर पूछ लेता है तो 46 होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लीजिए, तो कहा गया कि यहाँ पे समजात अंग कौन से हैं। बेसिकली यहाँ पे जो समजात अंग हैं वह कौन से होते हैं, तो ये आपका हो जाएगा रचना में जो समान होते हैं, यानी कि जो आपके रचना में समान होते हैं उनको समजात अंग के नाम से जानते हैं। प्रश्न संख्या अगला हो जाएगा हीमोफीलिया क्या होता है, ठीक है। हीमोफीलिया जो है बेसिकली ये होता है, हीमोफीलिया में होता ये है कि आपका जो ब्लड का जो आपका क्लॉटिंग होती है वो नहीं बनता है, यानी कि रक्त का थक्का नहीं बनता है। कौन सी बीमारी होती है, ये आपकी हीमोफीलिया होती है। प्रश्न संख्या अगला हो जाएगा यहाँ पर कि कीटों के पंख, चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग हैं, ठीक है। कीटों अब चमगादड़ के जो पंख होते हैं वह किस तरह के अंग होते हैं, वो होते हैं समवृत्ति अंग, ठीक है। कौन से होते हैं, ये होते हैं समवृत्ति अंग। प्रश्न संख्या अगला देखिए, कहा गया यहाँ पर कि वर्तमान प्राणियों में कुछ संरचनाएं ऐसी पाई जाती हैं जिनका शरीर अब कोई उपयोग नहीं रह गया, ऐसी संरचनाओं को क्या कहते हैं। देखिए कुछ यहाँ पे जो इवोल्यूशन होता है धीरे धीरे क्या होता है, कुछ पार्ट जो होता है वो कोई यूज नहीं होता है लेकिन वो इंसान के अंदर बने रहते हैं, तो उनको क्या कहा जाता है, उनको कहते हैं अवशेषी अंग, ठीक है। अवशेषी अंग कहा जाता है, जैसे कहा जाता है कि जो ह्यूमन है, ह्यूमन बॉडी में अभी भी पूंछ के निशान मौजूद हैं, ठीक है। तो वो क्या है बेसिकली, अब उसका कोई यूज रह नहीं गया धीरे धीरे, तो उसका यहाँ पे जो है मतलब इवोल्यूशन होते होते वो समाप्त हो गए बेसिकली। प्रश्न संख्या अगला है, यहाँ पर कहा गया कि कोशिका में पाया जाने वाला जो आनुवांशिक पदार्थ है वह क्या है। तो कोशिका में जो आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है तो सभी को पता है, वो आपका हो जाएगा डीएनए, ठीक है। डीएनए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, कहा गया कि जीन क्या है। बेसिकली जो जीन होता है वही तो आपको हेरिडिटरी के लिए इम्पोर्टेंट होता है, यानी कि आपके जो चीज़ें होती हैं तो वो क्या हो जाएगा, आपका डीएनए का एक भाग होता है। जीन जो है आपका डीएनए का एक भाग होता है। जो आपको अपने माता पिता से गुण मिलते हैं वो इसी के माध्यम से मिलते हैं। प्रश्न संख्या अगला है कि जीन शब्द की प्रस्तावना किसने करी थी, ठीक है। तो जीन जो है उसको यहाँ पर किसने रचा था, किसने उसको खोजा था, तो ये हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। इसको इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक, याद रखेंगे, इनमें से कोई नहीं होगा। जीन शब्द की जो प्रस्तावना रखी गई थी
तो बेसिकली इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो भी आपको जानना जरूरी है। तो हो जाएंगे यहाँ पे जॉनसन, ठीक है। तो यहाँ पे जोहानसन इस तरीके से इनको लिखा जाता है, ठीक है। तो इन्होंने इस टर्म की खोज करी थी, यानी कि जीन शब्द को इन्होंने दिया हुआ था। चलिए अगला देख लेते हैं। अब अगले प्रश्न में देखिए, तो कहा गया यहाँ पर कि कौन सा वैज्ञानिक मंडल ने नियमों के पुनः खोज से संबंधित है। नियमों का जो पुनः खोज इन्होंने किया था वो यहाँ पे उससे संबंधित कौन से हो जाएंगे, तो ये आपके हो जाएंगे शर्मक, ठीक है। शर्मक जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगला देखिए, तो कहा गया कि मानव में कितने एमिनो एसिड पाए जाते हैं। जो आपको एमिनो एसिड होते हैं वो कितने पाए जाते हैं बेसिकली, तो वो हो जाएंगे आपके 20। ये मानव के शरीर के अंदर पाए जाते हैं, 20 एमिनो एसिड पाए जाते हैं। प्रश्न संख्या अगला देखिए, तो कहा गया यहाँ पे कि अनुवांशिक उत्परिवर्तन होता है, ठीक है। अनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है तो किस चीज़ में होता है, तो ये आपका हो जाएगा क्रोमोसोम। क्रोमोसोम में क्या होता है, अनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, कहा गया यहाँ पे गुणसूत्र हैं जो किस चीज़ के बने होते हैं, बेसिकली ये पूछा है। तो गुणसूत्र जो होते हैं वो किस चीज़ के बने होते हैं, वो आपके यहाँ पे क्रोमोसोम की बात करें, क्रोमोसोम जो होते हैं किस चीज़ के बने होते हैं, वो डीएनए तथा प्रोटीन्स व आरएनए के, ठीक है। डीएनए के भी होते हैं, प्रोटीन्स व आरएनए के भी होते हैं। प्रश्न के अगला देखिए, कहा गया कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ क्या है। जो आपकी सेल है उसमें आपको जो अनुवांशिक पदार्थ है वो कौन सी हो जाएगी, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल इसमें कौन सा होता है, तो वो आपका हो जाएगा डीएनए, ठीक है। डीएनए में आपका जेनेटिक मटेरियल रहता है, डीएनए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहा गया यहाँ पर कि जीन कहाँ पर स्थित होते हैं, यानी कि जीन बेसिकली जो है वो कहाँ पर पाया जाता है, तो वो आपका हो जाएगा यहाँ पर गुणसूत्रों में, यानी कि क्रोमोसोम में। ये इसका राइट आंसर हो गया आपका। प्रश्न संख्या अगला देखिए, तो कहा गया यहाँ पे कि अनुवांशिका जो इकाई है, यानी कि जेनेटिक जो यूनिट होती है वो किसके नाम से जानते हैं, उसको हम जानते हैं जीन के नाम से, ठीक है। तो जीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहा गया यहाँ पे कि जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया था, तो ये देखिए यहाँ पर आ गया, जो मैंने अभी आपको बताया कि जॉनसन ने इसको यहाँ पे प्रयुक्त किया था, ठीक है। ये इसके राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहा गया कि मलेरिया उत्पन्न करने वाला जो मादा मच्छर है, यानी कि जो मादा एनाफ्लिज किस तरह के जल में उत्पन्न होता है, ठीक है। तो ये आप देखिए, तो ये क्या होता है, जो मलेरिया उत्पन्न करता है, जो मादा एनाफ्लिज होता है वह सिर्फ और सिर्फ गंदे पानी में इकट्ठा होता है, ठीक है। गंदे पानी में इकट्ठा होता है, तो ये इसका राइट आंसर हो गया। एक यहाँ होता है डेंगू वाला जो मच्छर होता है कि तो साफ पानी में उत्पन्न होता है, ठीक है। वो साफ पानी में उत्पन्न होता है, लेकिन कई दिनों से अगर पानी रखा हुआ है तब, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे हमने आज बहुत सारे प्रश्न किए, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अभी और बहुत सारे आपको साइंस के प्रश्न करने बाकी हैं, तो थोड़ा सा जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उनको हो सकता है थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही हो, लेकिन यहाँ पे मैं समझाने की कोशिश ज़रूर कर रहा हूँ इंग्लिश में भी। तो उम्मीद करते हैं वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे आप। थैंक यू सो मच।